नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिकेय चौरसिया। आज से सफल समाचार से सफलता तक की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और सबसे पहले जो आज का कोट है, अनुभव सबसे बड़ा कठिन शिक्षक होता है, क्योंकि वह पहले परीक्षा लेता है और बाद में सीख देता है। तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। और कहीं ना कहीं हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसी तरीके से है। पहले असफलताएँ मिलती हैं, चुनौतियाँ मिलती हैं, संघर्ष मिलता है, उसके बाद अपने को सीख मिलती है और सफलता मिलती है। इसके बाद अगर आज की क्लास की बात करें, जो आज अपन अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ पर डिस्कस करें तो आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप। तो इसमें अपन जानेंगे कि भूकंप आखिर होता क्यों है। भूकंप अगर अफगानिस्तान में आया है तो इंडिया में जो उत्तर भारत है उसमें इतना कंपन पैदा क्यों हुआ है। इसके अलावा रेक्टर स्केल, मर्केली स्केल क्या होती है, और भूकंप भूकंप के भारत में कौन कौन से जोन है। इसके बाद दूसरी खबर पे अपन आएंगे, वो है भारत टैक्सी सेवा। भारत टैक्सी सेवा एक ओला और उबर के विकल्प के तौर पर लेके आई गई है, और इसमें सहकारिता मॉडल अपनाया गया, मतलब ड्राइवर ही अपनी कंपनी का मालिक होगा। तो इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ईरान, अमेरिका, इजराइल पे, जो कि आज की प्रमुख खबर रहने वाली है। इसमें हम समझेंगे कि ईरान इसराइल के बीच में जो शांति वार्ता हुई है, ईरान और अमेरिका के बीच में, उस पीस डील का क्या मतलब निकला, और वो पीस आगे कब तक रह सकती है। और इसके अलावा हॉर्मुज जलडमरू मध्य का क्या महत्व है और भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद भारत अमेरिका संबंध, जिसमें अपन देखेंगे कि ट्रंप 2027 की शुरुआत में इंडिया आने वाले हैं। तो जानेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध किस दिशा में आगे रहने वाले हैं, और ट्रंप की जो भारत यात्रा होने वाली है 2027 में, उसके क्या परिणाम रहेंगे और उससे क्या क्या बेहतर होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, इसमें कुछ छोटी छोटी खबरें जो मेंस के लिए तो नहीं लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसमें हम कुछ छोटी छोटी खबरें देखेंगे, जैसे जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को आईपी हॉल ऑफ फेम आईआईटी न्यूयॉर्क में खोला जा रहा है, बार्क देखेंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम अगली खबर पे आएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का सेशेल्स दौरा। सेशेल्स एक पूर्वी अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के पूर्वी साइड एक छोटा सा द्वीप है। तो समझेंगे इतना छोटा सा देश जो कि एक समुद्र के बीच में है, वो इंडिया के लिए इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की 4 कृषि उपजों को जीआई टैग, मतलब सीधे ऐसे समझ लो कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क से कुछ खबरें निकाली गई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और कहीं ना कहीं आपका पेपर मध्य प्रदेश जनसंपर्क की जो वेबसाइट है उस पर डेली जो खबरें अपडेट होती हैं उससे आपको मिलती हैं क्वेश्चन। तो उस चीज़ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन जैसे जीआई टैग में, अपन जीआई टैग क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, जीआई टैग कब से स्टार्ट हुआ था, जीआई टैग का रजिस्ट्री कार्यालय कहाँ पे है, और अभी वर्तमान में कौन कौन सी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, इस बारे में जानकारी करें देखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा परियोजना। अगर मैं बोलूं कि आज से 20 साल पहले कोयले से बिजली प्राप्त होती थी, तो अगले 20 साल बाद एनर्जी अपने को कहाँ से मिलने वाली है, तो वो सोलर एनर्जी से मिलने वाली है। और इकोनॉमी में पावरफुल वही होगा जिसके पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिस पर उसका बहुत ज़्यादा फोकस होगा। तो उस चीज़ पे बात करेंगे। इसके बाद लास्ट में अपन कुछ पीवाईक्यू देखेंगे, कुछ एमसीक्यू देखेंगे, और उसके बाद अपनी क्लास लगभग खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं, अपने को 30 से 40 मिनट रुकना है, और उसके बाद अपने को एक एक खबर अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन जो खबर पे जाने वाले हैं, वो अपनी रहने वाली है कि अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। एक चीज़ सोचो कि आप एक कमरे में बंद हो और आपको एकदम से महसूस होता है कि आपकी पंखा हिल रहा है, दीवार हिल रही है, और फिर आप एकदम से परेशान हो जाते हो कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो भूकंप है ये अफगानिस्तान में आया हुआ है, और आपके यहाँ पे कंपन पैदा हो रहा है। तो आखिर कैसे, इतनी दूर तक कैसे कंपन पैदा हो रहा है और भूकंप कैसे आता है। तो भूकंप को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्लेट टेक्टोनिक समझनी होगी। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो किसी एक प्लेट पे नहीं है, ये कुछ कुछ प्लेटों पे ऐसे टिकी हुई है। तो उसी में से एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, वही प्लेट जिसके टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है, भाई प्लेट जब आपस में टकराती है तो एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब वो एनर्जी पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर पे आती है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो नॉर्मल सी यही प्लेट टेक्टोनिक है। अब ये खबरों में क्यों है, क्योंकि अफगानिस्तान में पहले वेनेजुएला में आया था, उसके बाद अभी परसों के आज और कल में अफगानिस्तान में कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो भूकंप के झटके कितनी तीव्रता के थे, 6.2 के रिएक्टर स्केल पे। इसके अलावा इसका जो एपी सेंटर था वो कहाँ पे था, जुर्म करके एक शहर है अफगानिस्तान में, उसमें। इसके अलावा इसकी गहराई 215 किलोमीटर है और 24 घंटे में 5वां झटका है। और इससे प्रभावित क्षेत्र इंडिया में कौन कौन से रहे, उत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, अपना दिल्ली एनसीआर हो गया, या अपन बात करें तो हरियाणा,
इनमें झटके महसूस किए गए हैं। तो अब ये ज़रूरी क्यों हो जाता है कि ज़रूरी में अपन इसमें देखेंगे कि इसके अलावा रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल क्या होती है। रिएक्टर स्केल जो होती है ना वो किसी भी भूकंप की तीव्रता को मापती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी को, और जो मर्केली स्केल होती है वो उसकी इंटेंसिटी को मापती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है, क्योंकि रिएक्टर स्केल तीव्रता को मापने के काम में आती है, मर्केली स्केल जो होती है उसके नुकसान और प्रभाव को मापने में काम आती है। अब इसका फोकस इसका अर्थ के सेंटर में होता है, और एपी सेंटर इसका पृथ्वी की मतलब पृथ्वी की जो लेयर होती है उसके ऊपर होता है। जैसे इस बार जुर्म करके है जो कि अफगानिस्तान में है। इसका आप एक चीज़ और समझो कि हम एक चीज़ समझते हैं कि गहराई इसकी 215 किलोमीटर है, तो भूकंप के मामले में लगभग एक चीज़ मानी जाती है कि भूकंप का केंद्र जितना नीचे होगा उतना भूकंप का संकट कम होगा। लेकिन भूकंप का केंद्र अगर बहुत कम गहराई पे है तो भूकंप की वजह से हानि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि भारत में भूकंप के जोन कौन कौन से हैं। तो वैसे तो भारत में भूकंप के 5 जोन माने गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जोन ऐसा होता है जो भूकंप का बिल्कुल शून्य प्रभाव होता है। लेकिन इसके अलावा जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, तो जोन 2 जो होता है वो कम जोखिम वाला होता है, जो आपको ये दिख रहा है ना स्काई ब्लू में वो। जोन 3 जो होता है उसमें थोड़ा कम जोखिम होता है, ये जो येलो में आपको दिख रहा है। इसके अलावा जो जोन 4 होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, जो कि आपको ये जो अपनी हिमालयन एरिया है उसमें आपको दिख रहा है। और जोन 5 जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इंडिया में जितने भी बड़े भूकंप आए, कच्छ का भूकंप हो या और भी कोई हो, तो वो सारे जोन 5 में है। अब बात करें एमपी की, एमपी किस जोन में है, तो एमपी में भूकंप का खतरा है लेकिन बहुत कम है, एमपी जोन 2 में आता है। लेकिन भूकंप की रिस्क है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भूकंप की बिल्कुल रिस्क भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अपन और इसमें कुछ देखें तो इसके अलावा अब जैसे भूकंप आता है, आप एक चीज़ सोचो, आप किसी ज़िले के कलेक्टर हो और रात को 2 बजे आपको एहसास होता है कि भूकंप के झटके आ रहा है, आप क्या निर्णय लोगे, आप क्या करोगे? सोचो इस बात को। अगर आप इस बात को सोचने पे चले गए तो आप भूकंप के बारे में हर तह तक चले जाओगे और आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। और मेरा मानना भी है, किसी भी खबर को पढ़ो समझो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तरीके से, इसी तरीके से समझो। अगर आप कलेक्टर बनने की सोच रहे हो तो एक कलेक्टर के तरीके से सोचो कि अगर आपके ऊपर वो चीज़ बीतती है और आप उस ज़िले के डीएम हो तो आप क्या निर्णय लोगे। आप इस तरीके से सोचोगे तो आप उसकी हर तह तक चले जाओगे और आपको चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। तो ये तो लगभग भूकंप हो गया है हमारा। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो याद रखने वाली ये है कि रिएक्टर स्केल मतलब मैग्नीट्यूड नापता है उसका, और मर्करी स्केल उसमें उसकी वजह से जितना डैमेज हुआ है या उसकी जितनी भी इंटेंसिटी होती है उसको मापता है। ठीक है, तो इसके अलावा तो इस स्लाइड में कुछ बचता नहीं है। अपन अगली स्लाइड पे जाते हैं, भारत टैक्सी सेवा। आप एक चीज़ सोचो कि अभी के टाइम पे ओला, उबर, रैपिडो ये चीज़ें चल रही हैं, और ये चीज़ें चल रही हैं, और अब आप किसी भी कैब को बुक करते हो तो उसका कुछ कमीशन ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनी को चला जाता है। दूसरी चीज़, कंपनी ही उस सर्विस की मालिक होती है। तो दिक्कत ये आ रही है कि जो कमीशन का जो पैसा जाता है ना, वो जो ड्राइवर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से इन लोगों के बीच में एक कोऑपरेटिव तरीके से, मतलब सहकारिता के तरीके से एक भारत टैक्सी करके एक नई सोच पैदा की गई है, जिसका इनोग्रेशन कल अपने देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 शहरों में स्टार्ट किया है। और अगले 2 वर्ष में लक्ष्य है कि भारत के 500 से ज़्यादा शहरों में इस योजना को या इस पॉलिसी को या इस सोच को आगे बढ़ाया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि गिग क्या बोलते हैं, इससे अपने को जो फ़ायदा रहने वाला है, एक तो सहकारी मॉडल है ये, दूसरा इसमें कमीशन नहीं देना होगा, तीसरा कंपनी का जो मालिक होगा वो खुद ड्राइवर होगा, और इसके अलावा जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी बहुत प्रॉफिट होगा। अब थोड़ा सा अपन गिग वर्कर्स भी समझ लेते हैं। गिग वर्कर कौन होते हैं? तो वे लोग जो काम के आधार पर अपनी आय पैदा करते हैं और जब जैसा काम मिलता है उस हिसाब से काम करते हैं, और इकोनॉमी में प्रॉपर इनका नाम नहीं आता है, वो गिग वर्कर्स होते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बेहतर चीज़ है। तो थोड़ा सा आप ये भी समझ लेना कि कोऑपरेटिव क्या होता है। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो सहकारिता मंत्रालय है वो अभी कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया गया, और मैं आपसे पूछूं कि सहकारिता मंत्रालय के
प्रथम मंत्री कौन है, तो उनका नाम अमित शाह है। ये भी याद रखना आपको, एग्जाम के नज़रिए से ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने मतलब अपनी ये जो नोट्स हैं, ये केवल स्लाइड नहीं है, ये नोट्स हैं, तो कोशिश करना आप कि एक बार क्लास के बाद ये नोट्स भी और बेहतर तरीके से पढ़ना, आपको इनमें सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा ज़रूरी तो आपके लिए नहीं बचता है, तो आप अगली खबर पर जा सकते हैं। और अगर अपन अगली खबर की बात करें, जो कि आज की बहुत ज़रूरी खबर है, तो अपन ये समझेंगे कि युद्ध विराम के बाद अब मिडिल ईस्ट की स्थिति क्या है और भारत अब किस तरीके से और आगे बात कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ में समझेंगे कि सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ईरान अमेरिका इजराइल का आखिरी युद्ध क्या है। मैं आपसे बोलूं कि एक समय ऐसा था कि जब ईरान और अमेरिका दोस्त थे। दोस्त कब थे? 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई थी, उससे पहले पहलवी वंश था, उसका शासन था ईरान में, और पहलवी वंश कहीं ना कहीं अमेरिका के समर्थन में या अमेरिका के संरक्षण में काम करता रहता था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जैसे ही अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा तानाशाही स्टार्ट हुई वहाँ के किंग के तरफ से, तो एक अयतुल्ला अली खमीनी करके एक लीडर पैदा हुए और वो ईरान में लोकतंत्र लेके आ गए। और जैसे ही वो लोकतंत्र लेके आए, तो उन्होंने ईरान को एक अलग तरीके से डेवलप करने की कोशिश की। उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद पैदा हो गया। ईरान ने अपने यहाँ पे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश स्टार्ट कर दी और मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। इससे इजराइल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इजराइल को लगने लगा कि उसकी सुरक्षा पे अब खतरा आ जाएगा, और चूंकि इजराइल अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है और दोस्त है, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है, तो उसको भी डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट हाथ से निकल जाए। और उसी समय से इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद गहराता चला जा रहा है, और वो विवाद हमेशा से चला आ रहा है। और 2026 में 28 जनवरी 2026 को आके उन्होंने ईरान का जो सुप्रीम लीडर था अयतुल्ला अली खमीनी, उनकी मिसाइल गिरा के और मौत कर दी। उसके बाद से ये युद्ध बहुत ज़्यादा तरीके से स्टार्ट हो गया, और इस युद्ध में एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जो कि पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई के लिए या दुनिया की ट्रेड के लिए 20% भूमिका निभाता है। और अमेरिका ने एक तरफ से अमेरिका ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, और ईरान ने उस पर अपना हक जमा लिया। इससे हुआ ये कि पूरे दुनिया में सप्लाई रुक गई, जिसकी वजह से ऑयल गैसेस वगैरह के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए या मिलना ही मुश्किल हो गई। इसकी वजह से दुनिया की हर मार्केट में, इंडिया की मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, जब गैस की या ऑयल की कभी भी कीमतें बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से गुड्स हो या कोई भी सर्विस हो, सारी की सारी महंगी हो जाती है, और लोगों की जेब पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई। इसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ चलती रही, और धीरे धीरे लगा कि अब ये पीस की तरफ बढ़ते हैं, और अभी 19 जून को आगे एक पीस डील साइन हुई थी। साइन 2 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन डेट 19 जून की रखी गई कि 19 जून को ये साइन हो गई है। साइन होने के बाद भी इनमें थोड़ी थोड़ी आपसी झड़प चलती रह रही है। आपसी झड़प चलने के पीछे का रीज़न है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तो MOU साइन हो गए हैं और ये डील साइन हो गई है, लेकिन इसराइल का कहना है कि ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, हूती हैं, यमन में भी कुछ हैं, तो वो कहीं ना कहीं ईरान के लिए अभी भी खतरा बने हुए हैं। तो इस वजह से इसराइल को लगता है कि एकदम से ऐसी डील साइन करना सही नहीं है, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा अभी भी है। दूसरी चीज़, ईरान को कहीं ना कहीं इस युद्ध के बाद बढ़त मिली है। पहली बात, जिस चीज़ पे अमेरिका ने शुरुआत की थी कि हम आपका परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम बंद कर देंगे, उस चीज़ में अमेरिका को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल पाया है। ईरान आज भी उस चीज़ पे अड़ा हुआ है। दूसरा चीज़, अमेरिका को कहीं ना कहीं 28 लाख करोड़ रुपए देने होंगे ईरान को, तो इस चीज़ को भी उसको बढ़त मिली है। तीसरी चीज़, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पे पहले ईरान कोई भी टोल नहीं वसूलता था, लेकिन उसने अब बोल दिया कि अगले 60 दिन बाद से वो टोल वसूलना शुरू कर देगा। तो इस वजह से ईरान को कहीं ना कहीं बढ़त मिल गई है, और साथ में ईरान ने इस तरीके से बढ़त बनाई है, उससे कुछ देशों को और भी मैसेज गया है। जैसे पाकिस्तान की इसमें एक भूमिका रही है। पाकिस्तान ने भले ही एक दलाल के तरीके से काम किया हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब ईरान अमेरिका से इस तरीके से जीत सकता है, तो पाकिस्तान इंडिया से क्यों नहीं। अब इंडिया की सिचुएशन समझो और पाकिस्तान की सिचुएशन समझो। पाकिस्तान में इस समय पानी की बहुत ज़्यादा संकट है। क्या हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हमारी तरफ से जो पानी जाता था, हमने उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक कर भी लिया। इसकी वजह से पाकिस्तान में जल संकट आ गया।
पाकिस्तान में राजनीतिक समीकरण बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया, और जब राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाते हैं तो हर कोई इंदिरा गांधी बनने की कोशिश करता है कि सारी चीज़ें एक तरफ रख दी जाए और देश को युद्ध में झोंक दिया जाए, उसकी वजह से जनता का सपोर्ट हासिल हो जाए। जो ईरान में अयातुल्ला खमीनी के मरने के बाद जो ईरान के हर लोग बिखरे हुए थे, वो उनके शहीदी के बाद सब एक शामिल हो गए थे। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ पाकिस्तान करने के मूड में। इधर अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आज जो सत्ता में बैठे हैं उनके खिलाफ कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से पहले चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी तैयार बैठे हैं। अब इंडिया के लिए बेहतर होता है कि वो विंटर सेशन में कुछ भी युद्ध वगैरह हो जिसमें चाइना अपनी भूमिका ना जमा पाए, उस समय कुछ करे। उधर पाकिस्तान भी तैयार बैठा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आने वाली जो सर्दियां हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, और आपके लिए खुशखबरी भी शायद आ सकती है कि पीओके पे कब्जा अपन ने जमा लिया है। मतलब अपना ही था कब्जा, अपन ने कुछ ऐसा जमाया नहीं है, लेकिन अपनी जीत वहां पे हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेकिन इस चीज़ से आपको एक समझ लेनी है, आने वाला अभी युद्ध का दौर खत्म हुआ नहीं है। अभी केवल इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में शांति हुई है, लेकिन छुटपुट संघर्ष चल रहा है। लेकिन इसने एक जो कोल्ड वॉर का दौर होता है या थर्ड वॉर का दौर होता है वो शुरुआत कर दी है, और ऐसी छुटपुट हिंसक घटनाएं अब होती रहेंगी। और अपने को भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि कभी भी इंडिया और भारत के बीच में छुटपुट हिंसक झड़प या घटनाएं स्टार्ट हो सकती हैं, और सर्दियों के बीच में जाके ये घटना और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इस चीज़ को भी आपको अभी से ध्यान रख के चलना होगा, ठीक है। इसके बाद इस चीज़ में अपन हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्या है, तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच में, इधर एक साइड वो फारस की खाड़ी से जोड़ता है और एक साइड ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। अब इसके अलावा इस खबर में अपन इससे पहले भी सारी लगभग चीज़ें पढ़ी चुके थे, और यही चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा मैं फिर बोल रहा हूँ, आप एक बार ये जो PDF क्लास के ग्रुप में सेंड हो जाएगी तो आप अच्छे से और पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद अगर अपन अगली स्लाइड पर जाते हैं तो अगली स्लाइड है कि भारत अमेरिका संबंध, ट्रंप की भारत यात्रा। अभी अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं सर्जियो गौर, उन्होंने एक बयान दिया है कि जनवरी 2027 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भारत यात्रा हो सकती है। और लग रहा है कि जो अपनी 26 जनवरी 2027 होगी उस समय डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। मेरा बोलना सिर्फ आपसे ये होगा कि दुनिया के बड़े लीडर्स के एक दूसरे के यहाँ पे आने जाने से क्या संबंध बेहतर होते हैं, तो इस चीज़ पे भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब इस चीज़ में जानना सबसे पहले ज़रूरी तो ये है अपने को कि मुख्य समाचार में क्या था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा होने वाली है। अब इससे क्या होगा, एक तो टैरिफ डील पे बात चल रही है तो टैरिफ पे बात होगी, तो अपन टैरिफ भी समझेंगे। टैरिफ क्या होगा, तो टैरिफ को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब यात्रा जो होगी उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से होंगे, एक तो ट्रेड डील पे बात होगी, टैरिफ रिडक्शन पे बात होगी, डिफेंस कॉर्पोरेशन पे बात होगी, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी पे बात होगी, इंडो पैसिफिक विजन पे बात होगी, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के लिए भारत इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में सबसे ज़्यादा है और मतदान में सबसे ज़्यादा भूमिका भी निभाता है। इसके अलावा अमेरिका इंडिया को एक थिंक पावर के तौर पर समझता है, और इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंडियन जाके बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़, अमेरिका के लिए अगर सबसे बड़ा मार्केट कोई है तो वो इंडियन मार्केट है, इसीलिए अमेरिका इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भारत की यात्रा होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें बहुत तरीके से समझनी होंगी कि हम दोनों के बीच में ट्रेड कैसा होता है, और हम दोनों के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है वो क्या होने वाली है, उस चीज़ को आप समझना। इसके अलावा ऐसा तो इस स्लाइड में अब बाकी कुछ बचता नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा और देख लेना। इसके बाद जो अगली खबर है, अगली खबर कुछ छोटी छोटी खबरें थी जो मेंस के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप मेंस में उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन, मतलब मेंस में कहीं ना कहीं उसको लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह आता है। इसके अलावा वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसमें एक पहली खबर है कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह बनी IP हॉल ऑफ फेम में शामिल, ठीक है। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश हैं जस्टिस प्रतिभा एम पाल सिंह, ठीक है। तो IP हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये पहली न्यायाधीश है, मतलब पहली जज है। IP हॉल ऑफ फेम क्या होता है,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए जो हॉल ऑफ फेम दिया जाता है वो आईपी हॉल ऑफ फेम दिया, ठीक है। अब इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट होता है, जो डीआई टैग होता है या कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है। और उसके साथ में आज हम जीआई टैग भी पढ़ने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश को मिले हैं और एक गर्व की बात है कहीं ना कहीं। इसके अलावा प्रतिभा एम पाल सिंह हो गई हैं, इनको आईपी हॉल ऑफ फेम मिला है, ये अपन ने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा दूसरी खबर है कि आईआईटी का न्यूयॉर्क में नया कैंपस, जैसे आईआईटी इंदौर में, खड़गपुर में, इस तरीके से आईआईटी भारत की कई सारी सिटीज़ में। अब आईआईटी का जो कैंपस है हम अब इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर न्यूयॉर्क में भी खोलने वाले हैं। तो एक जब बड़ी खबर है, आप याद मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि भारत से बाहर पहला आईआईटी कहाँ पर खोला जा रहा है, तो उसमें आपको आंसर लिखना होगा न्यूयॉर्क, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको समझनी होगी। इसके बाद जो खबर है वो खबर है कि बार्क का हाइड्रोजन प्रोडक्ट। तो पहले तो बार्क समझना होगा, बार्क क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है वो बार्क है, और उसमें हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। मैं अगर आपसे बोलूं कि आने वाले भविष्य में एनर्जी किस लेवल पे चलेगी, तो वो हाइड्रोजन पे चलेगी। और इंडिया ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का भी सफल परीक्षण कर लिया है। तो इस चीज़ को भी आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद रखना है कि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इंडिया के किस इंस्टीट्यूट में चल रहा है, तो वो बार्क में चल रहा है। इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से, इसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर एनर्जी से हाइड्रोजन पैदा की जाएगी। इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से समझना, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वर्ल्ड यूनियन रिपोर्ट, यूनिकॉर्न रिपोर्ट, तो यूनिकॉर्न मतलब यूनिकॉर्न क्या होता है, $1 बिलियन से ज़्यादा की जो कंपनी होती है उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। और भारत में अब 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो गई हैं, और भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। और एक बर्ड ऑफ द डे है पैकर सिलिका। सिलिका क्या होती है, सिलिका जो सेमीकंडक्टर में यूज़ होती है, जो बैटरी वगैरह में यूज़ होती है, और बैटरी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो सिलिका भी कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी से रिलेट कर रही है। और सिलिका मतलब पैकर सिलिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, हमारे जो जितने भी गैजेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह होते हैं या जितनी भी बैटरी वगैरह होती हैं सबके लिए पैकर सिलिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक बार पैकर सिलिका को बहुत अच्छे से देख लेना, ज़रूरत हो तो थोड़ा सा इसको गूगल करके भी देख लेना। और इसके अलावा पैकर सिलिका क्या है कि ये अमेरिका में पैदा होती है और अन्य देशों में भी पैदा होती है। तो जो चाइना में जो केवल सिलिकॉन जो है वो केवल चाइना में मिलती है, उसको एक विकल्प हमको पैकर सिलिका के तौर पे मिल सकता है। तो इसको एक विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आज की लगभग ये वाली चीज़ें जो थी इस चीज़ में हो गई हैं। एक बार ये भी देख लो कि आईपी मतलब इनोवेशन, नवाचार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिए बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसमें हाइड्रोजन एनर्जी बनाने की कोशिश की जा रही है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप से रिलेटेड है और $1 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। सिलिका सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा इस स्लाइड में कुछ मिलता नहीं है, आगे अपन बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स दौरा, ठीक है। सेशेल्स एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश, पूर्वी अफ्रीका मतलब अफ्रीका की पूर्वी साइड एक छोटा सा द्वीप है जिसको सेशेल्स बोला जाता है। अब एक चीज़ सोचो कि एक छोटा सा देश हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे देश का 90% ट्रेड सी वाटर से होके जाता है, और हमारे देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सी वाटर है, तो यहाँ पर आके सेशेल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब सेशेल्स कहाँ पे है, तो मैंने बता दिया है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पे, इंडिया के वेस्टर्न साइड और मालदीव के वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो ये सेशेल्स है। अब सेशेल्स के जो सेशेल्स में अभी सेशेल्स का एक राष्ट्रीय दिवस है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। और सेशेल्स के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो बाबेल रामाकलावन उसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत से सेशेल्स के संबंध किस किस चीज़ में है, तो समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए, रक्षा एवं तटरक्षा सहयोग के लिए, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए, आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए, और सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध के लिए, ठीक है।
अब सेशेल्स के साथ एक सागर पॉलिसी भी याद रखो। सागर पॉलिसी क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब समुद्री सुरक्षा, मतलब कुछ लुटेरे वगैरह होते हैं उनसे बचाव के लिए भारत ने अपने बंदरगाह वहाँ पे विकसित करके रखे हैं और इंडियन आर्मी वहाँ पे मौजूद रहती है। इसके अलावा क्षेत्रीय देशों के विकास और सहयोग के लिए, सतत और समावेशी विकास के लिए, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन के लिए, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए। इसके अलावा सेशेल्स एक द्वीपीय देश है जो कि बहुत सुंदर है, तो ये पर्यटन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ब्लू इकोनॉमी मतलब नीली अर्थव्यवस्था, मतलब सी इकोनॉमी जो होती है उसके लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं इंडिया के जो इतने सदर्न वेस्टर्न साउथ में बैठा होता है, तो चारों तरफ अपनी निगाह भी बनाए रखता है, इसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो अब है नहीं है, आप सागर पॉलिसी देख लेना। और ये जो सेशल्स का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है, ये भी चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, इनको जो सेशल्स ने अवार्ड दिया उसका एमपी जनसंपर्क में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट भी किया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको नोट डाउन करके रखना कि किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। ठीक है, इसके बाद हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की 4 कृषि उपजों को जीआई टैग मिला है, ये एमपी जनसंपर्क की खबर है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आज की क्लास की सबसे ज़्यादा ज़रूरी खबर है ये। तो इसमें क्या हुआ है कि एमपी की चार कुछ कृषि उत्पाद हैं, जैसे स्थाई कुट की डिंडोरी की, नागदमन कुट की डिंडोरी की, बैगनी अरहर और छत्तीस दाल। ठीक है, तो इन चारों को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग होता क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी उत्पाद को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। जैसे इस एक नॉर्मल चीज समझो, आपके हाथ में 2 तरीके के आम हैं, अब दोनों आम एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, दोनों की एक अलग अलग पहचान होती है। तो उस पहचान को बचाए रखने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उस क्षेत्र का, उस चीज़ के बारे में एक पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग कब से दिया जाता है? जीआई टैग 2003 से दिया जाता है। और ये कहाँ से दिया जाता है? जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो कि 2003 से शुरू हुआ था, उस एक्ट के द्वारा चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री कार्यालय है, वहाँ से ये दिया जाता है। और ये एक्ट बना कब था? तो ये एक्ट 1999 में बना था। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए और कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन आप इन चारों का नाम याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन अगली स्लाइड पे जाते हैं, तो अगली स्लाइड है मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्रांति। मैं आपसे पूछूं कि 20 साल पहले कोयले से एनर्जी बनती थी, अगले 20 साल बाद किस चीज़ से बनने वाली है? तो रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी सबसे ज़्यादा कौन सी? सोलर एनर्जी। क्यों? क्योंकि एमपी जो है वो कर्क रेखा एमपी के बीच से होकर गुजरती जाती है, तो अपने पास सोलर एनर्जी प्रॉपर होती है। उसके लिए अपन ने नीमच में, शाजापुर में और मुरैना में, नीमच में 500 मेगावाट का, शाजापुर में 450 मेगावाट का और मुरैना में 440 मेगावाट का खोला है। लेकिन मुरैना में साथ में एक स्टोरेज भी बनाया है। स्टोरेज क्यों? क्योंकि दोपहर में तो आपको एनर्जी मिल रही है, दोपहर में आपको सोलर सनलाइट मिल रही है, लेकिन रात को जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी तो फिर आप लाइट कहाँ से लेके आओगे? तो उसके लिए स्टोरेज भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो बस उसी स्टोरेज को बनाने के लिए मुरैना में स्टोरेज भी साथ में बनाया जा रहा है। तो याद रखना, नीमच और शाजापुर में 500 मेगावाट 450 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट खोला जा रहा है और मुरैना में 440 मेगावाट का प्लांट खोला जा रहा है, साथ में स्टोरेज भी बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये बैटरी स्टोरेज क्या होता है भाई? जो मैंने आपको समझाया है कि रात को तो सनलाइट रहती नहीं है, लेकिन आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए बैटरी स्टोरेज भी बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के क्या लाभ हैं और भविष्य के लिए कैसे काम में रहने वाली है, स्वच्छ है, ये सारी चीज़ आप समझते हो। और इसके अलावा थोड़ा सा आप एक बार स्लाइड जो कि आपके क्लास नोट्स में, क्लास के जो भी ग्रुप्स वगैरह उनमें डाल दिया जाएगा, तो आप पढ़ लेना। इसके बाद अगली खबर पर जाते हैं। तो कुछ क्विक रिवीजन है जो कि आज अपन ने क्लास में पढ़े हैं। एक तो भूकंप के बारे में समझा था कि अफगानिस्तान में भूकंप आया, उससे कुछ 1-2 दिन पहले वेनेजुएला में भी भूकंप आया था, तो उसको भी थोड़ा कवर करना। इसके अलावा ईरान इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो गया है, लेकिन युद्ध विराम पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी भी छुटपुट हिंसक घटनाएं चलती जा रही हैं।
तो इस चीज़ को देखा। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में क्या संबंध है, और ट्रंप की जो भारत में 2027 में यात्रा होने वाली है उसके बारे में जाना, और टैरिफ और ट्रेड डील क्या होने वाली है उसके बारे में जाना। इसके अलावा सेशल्स के बारे में जाना कि सेशल्स के मतलब सेशल्स ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया उसके बारे में समझा अपन। इसके अलावा इंडिया में भारत टैक्सी स्टार्ट हो रही है जो कि एक कोऑपरेटिव मॉडल है, इसके बारे में जाना। आईपी हॉल ऑफ फेम जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को दिया गया है जो कि पहली जज हैं, तो इस चीज़ को भी समझा। बार्क में ग्रीन हाइड्रोजन बनाना स्टार्ट हो रहा है, इस चीज़ के बारे में समझा। मध्य प्रदेश में 4 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है, इस चीज़ के बारे में समझा, और जीआई रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में ये भी जाना। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट के मामले में नीमच में 500 मेगावाट का, सादापुर में 450 मेगावाट का, और मुरैना में 440 मेगावाट का प्लस स्टोरेज भी खोला जा रहा है, इस चीज़ को समझा। इसके अलावा ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी रह नहीं जाता, और इसी के साथ कहीं ना कहीं अपनी आज की क्लास पूरी हो जाती है। अब अपन कुछ थोड़े से पीवाईक्यू, मतलब कुछ पीवाईक्यू और एमसीक्यू मिक्स कर दिए हैं, तो वो लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान में कितनी तीव्रता का भूकंप आया, तो 6.2, ठीक है। दूसरा, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा कब हुई, तो 24 जून 2026 को। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है, भारत की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कपास को भारत अमेरिका की ट्रेड डील का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका है कि रक्षा सहयोग को बढ़ाना। ये गलत इन्होंने कर दिया। भारत टैक्सी किस मॉडल पर आधारित है, सहकारी मॉडल पर आधारित है। आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन बनी, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, ठीक है। बार्क के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, स्वच्छ ईंधन का विकास। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में किस देश के नेशनल डे समारोह में मुख्य अतिथि बने, सेशल्स में। सागर का पूर्ण रूप क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मध्य प्रदेश को कितनी कृषि उपजों को जीआई टैग मिला है, तो 4 उपजों को, ठीक है। सिंचाई कुटकी किस जिले से संबंधित है, तो डिंडोरी से। जीआई रजिस्ट्री कहाँ स्थित है, चेन्नई से। मुरैना में स्थापित सोलर परियोजना की क्षमता कितनी है, 440 मेगावाट प्लस स्टोरेज। स्टोरेज याद रखना क्योंकि एमपी में पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसको स्टोरेज भी साथ में मिला है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बीईएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिजली का दिन में भंडारण और रात में उपयोग। सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश से किसमें वृद्धि होती है, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में। इस तरीके से आज के अपने ये एमसीक्यू जो और पीवाईक्यू भी साथ में हो चुके हैं, और इसी के साथ कहीं ना कहीं अपनी आज की क्लास खत्म हो गई है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज की खबरें तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन खबरें कभी ख़त्म होती नहीं हैं। कल फिर मिलेंगे अपन। जब तक के लिए सिर्फ इतना ही कि मुस्कुराते रहो, क्योंकि कान्हा जी कहते हैं जितना मुस्कुराओगे उतनी चुनौतियाँ खुद ब खुद दूर चली जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर ऑफ करना था।